हेलो दोस्तों, श्री एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है हर्ष गुप्ता और आज मैं आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है आपका उपग्रह और कक्षाएं यानी सैटेलाइट्स एंड ऑर्बिट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं उपग्रह से यानी आपके सैटेलाइट्स क्या होते हैं। देखिए, आप सभी ने अपने स्कूल के लेवल पे ये पढ़ा होगा कि अगर किसी ग्रह या किसी प्लेनेट के चारों ओर कोई पिंड या ऑब्जेक्ट या कोई मशीन चक्कर लगा रही हो, उसके चारों ओर रोटेट कर रही हो या उसकी परिक्रमा कर रही हो, तो आपका जो पिंड या ऑब्जेक्ट है वो आपके ग्रह या प्लेनेट का उपग्रह या सैटेलाइट कहलाता है ना। किसी भी ग्रह या प्लेनेट के चारों ओर चक्कर लगाने वाला जो आपका पिंड या ऑब्जेक्ट है वो क्या कहलाता है, वो आपके उस ग्रह या प्लेनेट का उपग्रह या सैटेलाइट कहलाता है। जैसे कि चंद्रमा जो क्या है, जो आपकी पृथ्वी यानी आपकी अर्थ का एक सैटेलाइट या उपग्रह है। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी के चारों ओर क्या कर रहा है, ये पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा लगा रहा है यानी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, उसके चारों ओर रोटेट कर रहा है। ठीक है। उपग्रह का मतलब क्या हुआ? किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उस ग्रह का उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा जो क्या है, जो पृथ्वी का एक उपग्रह है। A satellite is a moon, planet or machine that orbits a planet or a star. For example, moon is a satellite because it orbits Earth. है ना? जो चंद्रमा है वो क्या है, वो आपकी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, इसलिए वो आपकी पृथ्वी का एक उपग्रह है। अब जो आपके सैटेलाइट हैं ये बेसिकली आपके दो टाइप्स के हो सकते हैं, इसके दो प्रकार हो सकते हैं। पहला जो टाइप है, पहला जो प्रकार है सैटेलाइट का, वो आपका कहलाता है प्राकृतिक यानी नेचुरल सैटेलाइट, जिसका एग्जांपल है आपका मून यानी चंद्रमा। जो क्या है, जो आपकी पृथ्वी का क्या है, जो आपकी पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है, यानी ये प्राकृतिक रूप से नेचुरली आपकी पृथ्वी के चारों ओर, आपकी अर्थ के चारों ओर रोटेट कर रहा है। क्लियर है? तो ये है आपका प्राकृतिक उपग्रह। उपग्रहों का दूसरा प्रकार है वो आपका कहलाता है आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम उपग्रह। है ना? ये कैसे उपग्रह है? ये ऐसी मशीन से उपग्रह हैं जिनको मानव द्वारा बनाया जाता है। जो आपकी मैन मेड मशीन है वो आप क्या कहलाते हैं, वो आपके कहलाते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। इसरो द्वारा जो उपग्रह बनाए जा रहे हैं, जो सैटेलाइट बनाए जा रहे हैं, वो बेसिकली किसका एग्जाम्पल है? वो सभी आपके आर्टिफिशियल सैटेलाइट के ही उदाहरण है, उसके ही एग्जाम्पल है। जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है, ये जो मशीन है ये क्या है, ये मशीन एक आर्टिफिशियल यानी एक कृत्रिम उपग्रह का उदाहरण है ना, जो क्या करती है, जो आपकी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रही है, उसकी चारों ओर परिक्रमा कर रही है। अब हम देखते हैं कि जो आपकी ऑर्बिट है यानी आपकी जो कक्षा है उसका मतलब क्या होता है। देखिए, जैसा भी मैंने आपको बताया कि जो आपका सैटेलाइट है वो क्या कर रहा है, वो आप किसी भी प्लेनेट, जैसे मान लीजिए अर्थ, वो आपकी अर्थ के चारों क्या कर रहा है, कोई भी सैटेलाइट रोटेट कर रहा है, आपकी पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। जो आपका सैटेलाइट है वो आपकी पृथ्वी के चारों ओर जिस निश्चित पथ पर घूमेगा, यानी जिस फिक्स्ड या रिपीटिंग पाथ पर आपकी सैटेलाइट घूमेगी, वो पाथ आपका क्या कहलाएगा, वो निश्चित पथ या पाथ आपका कहलाएगा कक्षा। उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे कक्षा यानी ऑर्बिट। ऑर्बिट का मतलब क्या हुआ कि वो निश्चित पथ जिसपे क्या कर रहा है, जिसपे आपका कोई भी सैटेलाइट क्या कर रहा है, जिसपे आपका कोई सैटेलाइट, आपका कोई उपग्रह आपकी पृथ्वी के या आपकी किसी ग्रह के चारों क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। वो जो निश्चित पथ है, वो जो रिपीटिंग पाथ है, वो आपका कहलाता है ऑर्बिट यानी कक्षा। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कक्षा। कक्षा का मतलब क्या हुआ, ऑर्बिट का मतलब क्या हुआ? अंतरिक्ष में विभिन्न खगोलीय निकाय अथवा वस्तु जिस निश्चित पथ पर किसी अन्य निकाय या वस्तु का चक्कर लगाते हैं उसे ऑर्बिट अथवा कक्षा कहा जाता है। An orbit is a regular repeating path that an object in space takes around another one. जो जिस निश्चित पथ पर, जिस निश्चित पाथ पर आपका सैटेलाइट चक्कर लगा रहा है, घूम रहा है आपकी पृथ्वी के चारों ओर या आपके किसी दूसरे ग्रह के चारों ओर, जो निश्चित पथ है वो आपकी क्या कहलाती है, वो आपका कहलाती है कक्षा यानी ऑर्बिट। जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है इमेज, इसमें क्या है, इसमें आपको ये दिखाई दे रहे डॉटेड लाइंस है, ये क्या है, ये आपके वो निश्चित पथ है, वो निश्चित पाथ है जिन पे क्या है, जिन पे आपका कोई भी सैटेलाइट पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है। जो आपकी सैटेलाइट है इनको बेसिकली हम
पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के आधार पर, यानी आपकी जो अर्थ सरफेस है वहां से हाइट के अकॉर्डिंग आप इनको 3 प्रकारों में या 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हो। जो आपका पहला टाइप है, आपका जो पहला प्रकार है वो आपका कहलाता है हाई अर्थ ऑर्बिट। इसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं उच्च भू कक्षा, इसको बोलते हैं उच्च भू कक्षा। उसके बाद जो आपका दूसरा प्रकार है वो आपका कहलाता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट, जो आपकी कहलाती है मध्य भू कक्षा। और जो तीसरा प्रकार है वो आपका कहलाता है लो अर्थ ऑर्बिट, जिसे बोलते हैं हम निम्न भू कक्षा। सो पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के आधार पर आप कक्षाओं को 3 प्रकारों में बांट सकते हो, जिसमें आपका पहला टाइप कहलाएगा हाई अर्थ ऑर्बिट यानी उच्च भू कक्षा, दूसरा आपका कहलाएगा मीडियम अर्थ ऑर्बिट यानी मध्य भू कक्षा, और तीसरा प्रकार आपका कहलाएगा लो अर्थ ऑर्बिट यानी निम्न भू कक्षा। अब हम एक एक करके इन तीनों कक्षाओं के बारे में समझेंगे। देखिए, ये इमेज में आपको सभी दिखाया मैंने कि जो सबसे नजदीकी कक्षा है आपकी पृथ्वी की सतह की, जो सबसे नजदीकी कक्षा है वो आपकी क्या कहलाती है? वो आपकी कहलाती है लो अर्थ ऑर्बिट यानी निम्न भू कक्षा। और उसके बाद जो कक्षा आती है वो आपकी कहलाती है मध्य भू कक्षा यानी मीडियम अर्थ ऑर्बिट। और जो आपकी पृथ्वी की सतह से सबसे दूर है, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है जो कक्षा, वो आपकी कहलाती है हाई अर्थ ऑर्बिट यानी उच्च भू कक्षा। क्लियर है? तो अब हम इन तीनों कक्षाओं को एक एक करके देखते हैं। देखिए, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि पृथ्वी की सतह से हाइट के आधार पर आप क्या कर रहे हो? कक्षाओं का वर्गीकरण, इनको डिवाइड कर रहे हो। सो अगर आप पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हो, यानी आप अर्थ सरफेस से 36,000 किलोमीटर की हाइट पर जाते हो ऊपर, तो आपको जो कक्षा या ऑर्बिट मिलेगी वो आपकी कहलाएगी हाई अर्थ ऑर्बिट। उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हाई अर्थ ऑर्बिट यानी उच्च भू कक्षा। सो हाई अर्थ ऑर्बिट का मतलब क्या होगा? हाई अर्थ ऑर्बिट उस स्थिति को संदर्भित करता है जब कोई उपग्रह पृथ्वी के केंद्र से 42,164 किलोमीटर अथवा पृथ्वी की सतह से 36,000 यानी 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाता है। When a satellite reaches exactly 42,164 kilometers from the center of the Earth, or about 36,000 kilometers from the Earth surface. So जो आपकी कक्षा बनेगी, जो आपकी ऑर्बिट बनेगी, वो आपकी क्या कहलाएगी? वो आपकी कहलाएगी हाई अर्थ ऑर्बिट। क्लियर है? इसके आगे, इस ऊंचाई पर उपग्रह एक ऐसे बिंदु पर होता है जिसमें उसकी कक्षीय गति और पृथ्वी की घूर्णन गति एक समान होती है। या हम बोल सकते हैं कि घूमने वाले पिंड का यानी सैटेलाइट का जो आवर्तकाल है, यानी आपका जो सैटेलाइट है उसका जो आवर्तकाल है, उसका जो ऑर्बिटल पीरियड है, वो आपकी पृथ्वी यानी आपके अर्थ के घूर्णन काल यानी रोटेशनल पीरियड के बराबर हो जाता है ना? क्या मतलब इसका? कि आपका जो सैटेलाइट है उसका जो ऑर्बिटल पीरियड है, उसका जो आवर्तकाल है, वो आपकी पृथ्वी के घूर्णन काल यानी आपके अर्थ के रोटेशनल पीरियड के बराबर हो जाता है, जो कि वो आपका लगभग कितने दिन का होता है? वो होता है आपका 1 दिन यानी आपके 24 आवर्स का। ठीक है? सो क्या मतलब है इस चीज का? देखिए, आपको पता है कि आपकी जो पृथ्वी वो क्या कर रही है? वो अपने अक्ष पर लगातार घूम रही है ना? वो अपने एक्सिस पर आपकी पृथ्वी क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। और 24 घंटे के अंदर आपका जो अर्थ, आपकी जो पृथ्वी है, वो अपने अक्ष पर यानी अपने एक्सिस पर एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है। और जो आपका सैटेलाइट है उसका क्या काम है? उसका काम है आपकी पृथ्वी की चारों ओर घूमना, आपकी पृथ्वी की चारों ओर चक्कर लगाना। सो जो आपकी 36,000 किलोमीटर की जो हाइट है, आपकी जो 36,000 किलोमीटर की जो ऊंचाई, इस पे हो क्या रहा है कि इस ऊंचाई पर बेसिकली जो सैटेलाइट है तो क्या कर रहा है कि जितने समय में आपकी पृथ्वी अपने एक्सिस पर एक चक्कर कंप्लीट कर रही है, यानी जितने समय में आपकी पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर घूम रही है, ठीक उतने ही समय पर जो आपकी सैटेलाइट है वो भी आपकी पृथ्वी का एक चक्कर कंप्लीट कर रहा है ना? इसको फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो आपकी 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई है, इस पर हो क्या रहा है कि जितने समय में आपकी पृथ्वी अपने एक्सिस यानी अपने अक्ष पर एक चक्कर कंप्लीट कर रही है, ठीक उतने ही समय में आपका जो सैटेलाइट है वो भी आपकी पृथ्वी का एक चक्कर कंप्लीट कर रहा है। मतलब
आपको पता है कि आपकी जो पृथ्वी है वो आपके 24 घंटे यानी आपके एक दिन में अपना एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है अपने अक्ष पर। सो ठीक इतने ही समय में यानी 24 घंटे के अंदर ही जो आपका सैटेलाइट है हाई अर्थ ऑर्बिट में, वो भी क्या कर रहा है, वो भी आपकी पृथ्वी का एक चक्कर कंप्लीट कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि जो आपकी पृथ्वी है और जो आपका सैटेलाइट है वो एक दूसरे के पैरेलल यानी एक दूसरे के समानांतर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। जैसे जैसे आपकी पृथ्वी मूव कर रही है वैसे वैसे आपका सैटेलाइट भी मूव कर रहा है ना। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट ये होगा कि जो आपका उपग्रह है, जो आपका सैटेलाइट है, वो आपको पृथ्वी के ऊपर हमेशा एक ही देशांतर रहेगा, यानी आपको एक सिंगल लॉन्गिट्यूड पर ही हमेशा आपको दिखाई देगा। मतलब जो आपका सैटेलाइट है वो हमेशा आपको पृथ्वी की किसी एक निश्चित सतह के सापेक्ष आपको दिखाई देगा, है ना। पृथ्वी की कोई भी सतह हो सकती है, भारत का क्षेत्र हो सकता है या कोई दूसरा देश हो सकता है, अमेरिका हो सकता है, जापान हो सकता है, पर जो सैटेलाइट होगा वो क्या होगा, वो हमेशा पृथ्वी की किसी एक पर्टिकुलर सरफेस के सापेक्ष ही आपको दिखाई देगा, है ना। आपकी पृथ्वी की जो अर्थ की सरफेस है उसकी किसी एक पर्टिकुलर सरफेस के रिलेटिव ही आपको उसका सैटेलाइट की पोजीशन हमेशा दिखाई देगी। जैसे मान लीजिए कि इसरो ने एक सैटेलाइट लॉन्च की आपकी हाई अर्थ ऑर्बिट में, जिसका क्या काम है, जिसका काम है पृथ्वी की सतह पर जो भारत की सतह है उस पर नजर बनाए रखना, यानी भारत है उसकी स्थिति को लगातार क्या करना, ऑब्जर्व करना। इस केस में होगा क्या कि जो आपकी सैटेलाइट भेजी गई हाई अर्थ ऑर्बिट में वो क्या करेगी, वो हमेशा भारत को ही क्या करेगी, ऑब्जर्व करेगी, यानी 24 घंटे वो हमेशा किसको देखेगी, वो हमेशा भारत को ही देखेगी। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे आपकी पृथ्वी मूव कर रही है, जैसे जैसे आपकी जो अर्थ है वो अपने एक्सेस पे घूम रही है, ठीक वैसे वैसे क्या हो रहा है, ठीक वैसे वैसे आपका जो सैटेलाइट है वो भी उसके साथ साथ मूव कर रहा है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे आपकी पृथ्वी घूमेगी, यानी जैसे जैसे भारत घूमेगा ठीक वैसे वैसे सैटेलाइट भी उसके पैरेलल घूमेगी। हमेशा होगा क्या, हमेशा जो आपकी लाइन ऑफ साइट होगी आपकी सैटेलाइट की वो किस पे बनी रहेगी, वो आपके भारत पर ही बनी रहेगी। मतलब जो आपका सैटेलाइट है वो हमेशा किसको दिखेगा, वो हमेशा भारत को ही ऑब्जर्व करेगा, वो हमेशा भारत का ही अवलोकन करेगा। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे पृथ्वी की सतह मूव कर रही है और पृथ्वी की सतह पर क्या है, पृथ्वी की सतह पे भारत है, मतलब जैसे जैसे भारत मूव कर रहा है ठीक उसके समानांतर यानी उसके पैरेलल आपकी सैटेलाइट भी मूव कर रही है। जो सैटेलाइट है वो हमेशा किसके सापेक्ष बनी रहेगी, वो हमेशा भारत के सापेक्ष यानी भारत के रिलेटिव ही बनी रहेगी और हमेशा वो भारत को ही ऑब्जर्व करेगी। जैसे आपको इस इमेज में दिखाई दे रहा होगा कि ये आपकी एक हाई अर्थ ऑर्बिट का एग्जांपल है, जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें जो आपकी सैटेलाइट है ये क्या कर रही है, ये आपकी अर्थ के यानी आपकी पृथ्वी के पैरेलल उसके समानांतर रूप से क्या कर रही है, मूव कर रही है। जितने समय में आपकी जो पृथ्वी है ये अपने एक्सिस पर एक चक्कर कंप्लीट कर रही है, ठीक उतने ही समय में क्या हो रहा है, ठीक उतने समय आपकी सैटेलाइट भी आपकी पृथ्वी का एक चक्कर कंप्लीट कर रहा है। मतलब 24 घंटे में क्या हो रहा है, 24 घंटे के अंदर पृथ्वी अपने एक्सिस पर एक चक्कर कंप्लीट कर रही है, तो जो आपकी सैटेलाइट है वो भी क्या कर रही है, वो भी 24 घंटे के अंदर पृथ्वी का एक चक्कर कंप्लीट कर रही है। मतलब आपकी जो सैटेलाइट है वो आपकी पृथ्वी की किसी भी एक पर्टिकुलर सतह के सापेक्ष क्या बनी हुई है, एक पर्टिकुलर सतह के सापेक्ष स्थिर बनी हुई है। जैसे आपको ये इमेज में दिखाई दे रहा होगा कि ये जो व्हाइट डॉट से लाइन दिखाई दे रही है, इस पॉइंट के रिलेटिव क्या बनी है, इस पॉइंट के रिलेटिव सैटेलाइट हमेशा फिक्स बनी हुई है, क्योंकि जैसे जैसे ये पॉइंट मूव कर रहा है वैसे वैसे आपकी ये सैटेलाइट भी मूव कर रही है। अगर बोला जाए कि इस पॉइंट के सापेक्ष सैटेलाइट क्या है, इस पॉइंट के सापेक्ष सैटेलाइट हमेशा स्थिर बनी रहेगी। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे ये पॉइंट घूम रहा है ठीक वैसे वैसे उसके समानांतर यानी उसके पैरेलल ये सैटेलाइट भी घूम रही है। होगा क्या कि अगर किसी भी इंसान को इस बिंदु या इस पॉइंट पे बैठा दिया जाए तो उसको हमेशा सैटेलाइट सामने ही दिखाई देगी। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे आपका ये पॉइंट या आपकी जो सरफेस मूव कर रही है ठीक उसके पैरेलल यानी उसके समानांतर आपकी सैटेलाइट भी साथ साथ मूव करती जा रही है। इसका मतलब है कि जो भी इंसान ऑब्जर्वर यहाँ बैठेगा उसको हमेशा सैटेलाइट सामने ही दिखाई देगी, है ना। उसको सैटेलाइट हमेशा एक ही स्थिति पर दिखाई देगी। क्यों, क्योंकि ये दोनों की दोनों आपकी जो बिंदु क्या है एक दूसरे के पैरेलल समान रूप से मूव कर रहे हैं। क्लियर है। ये आपकी क्या कहलाती है, ये आपकी कहलाती है हाई अर्थ ऑर्बिट। और इस विशेष कक्षा को बोला जाता है जियोसिंक्रोनस। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं आप जियोसिंक्रोनस। ठीक है। ये जो आपका
उपग्रह इसमें हो सकता है कि इसकी स्थिति में क्या हो, उपग्रह की स्थिति में उत्तर और दक्षिण दिशा में विचरण हो, यानी नॉर्थ टू साउथ क्या हो, ऑसिलेशन हो। इस लाइन का मतलब भी मैं आपको थोड़ी देर से बताऊंगा। तो ये आपको समझ में आया कि हाई अर्थ ऑर्बिट का मतलब क्या होता है, कि जहां आपका जो सैटेलाइट है उसका जो ऑर्बिटल पीरियड है यानी उसका जो आवर्तकाल है वो आपके अर्थ के यानी आपकी पृथ्वी के घूर्णन काल यानी उसके रोटेशनल पीरियड के बराबर हो जाता है। मतलब जितने समय में आपका पृथ्वी अपने एक्सेस पर एक चक्कर कंप्लीट करती है यानी 24 घंटे में, ठीक इतने ही समय में जो आपकी सैटेलाइट है वो भी आपकी पृथ्वी का एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है। इस वजह से जो सैटेलाइट है वो पृथ्वी के किसी भी सतह की एक निश्चित सतह के सापेक्ष हमेशा आपको स्थिर दिखाई देगी। क्लियर है? अब जो आपका हाई अर्थ ऑर्बिट है, बेसिकली यहां पे आप दो टर्मिनोलॉजी यूज करते हो, एक आपकी कहलाती है जियो सिंक्रोनस और एक आपकी कहलाती है जियो स्टेशनरी। तो बेसिकली जो हाई अर्थ ऑर्बिट है वो बेसिकली आपकी क्या कहलाती है, वो आपकी कहलाती है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, उसी को आप बोल देते हो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। और जो आपका जियो स्टेशनरी है ये बेसिकली आपके जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट का ये एक विशेष प्रकार है ना, आपके जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट की एक विशेष स्थिति, एक विशेष कंडीशन है जिसको हम जियो स्टेशनरी बोल देते हैं। सो अब हम देखते हैं कि जो जियो सिंक्रोनस है और जो जियो स्टेशनरी, इसमें क्या जो माइनर चेंज है, क्या माइनर इसमें अंतर है। हालांकि ये दोनों सैटेलाइट क्या है, ये दोनों सैटेलाइट एक ही है, जियो स्टेशनरी जियो सिंक्रोनस का एक विशेष प्रकार है ना। तो अब हम देखते हैं इनमें जो अंतर क्या है। देखिए जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट विषुवत तल के सापेक्ष किसी कोण पर झुकी होती है, वहीं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट विषुवत तल पर ही स्थित होती है, अर्थात विषुवत तल के सापेक्ष कोण 0 होता है। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए ये इमेज आपको दिखाई दे रही है, इस इमेज में जो ग्रीन कलर से आपको ये दिखाई दी गई, ये लाइन दिखाई दे रही है, डॉटेड लाइन, ये आपकी क्या है, ये है आपकी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, और ये जो आपको रेड कलर से दिखाई गई ये आपकी जियो स्टेशनरी। तो अभी जैसे आपने देखा कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होती है, जियो सिंक्रोनस जो ऑर्बिट है वो आपके विषुवत यानी आपके इक्वेटर का जो प्लेन है उसके रेस्पेक्ट में किसी ना किसी एंगल पर क्या है, किसी ना किसी एंगल पर टिल्ट यानी झुकी होती है ना। क्या होता है कि जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट सैटेलाइट है वो क्या होता है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट विषुवत तल के सापेक्ष किसी कोण पर झुकी होती है। मतलब जो आपका जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है उसमें जो उसके अंदर जो सैटेलाइट होती है वो क्या होती है, वो आपके विषुवत तल यानी आपके इक्वेटर के सापेक्ष किसी कोण पर झुकी होती है ना। जैसे कि आपको इस केस में दिखाई दे रहा है कि जो आपका ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है इसमें अगर कोई भी सैटेलाइट रोटेट करेगी तो क्या होगा, वो आपके इक्वेटर यानी आपके विषुवत तल के सापेक्ष किसी ना किसी कोण पर झुकी होगी, है ना। जैसे मान लीजिए ये आपका विषुवत तल है, ये आपका इक्वेटर प्लेन है, और इसके रेस्पेक्ट में अगर किसी एंगल पे क्या हो जाए, कोई सैटेलाइट आप इस तरह से फिक्स कर दो, तो उसका मतलब क्या है, वो सैटेलाइट किसी ना किसी एंगल पे आपकी फिक्स कर दी गई है। सो ये जो आपकी ऑर्बिट है ये आपकी क्या कहलाएगी, ये आपकी कहलाएगी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। और जब इस ऑर्बिट को का जो एंगल है, ये जो एंगल है, इस एंगल को आप जब 0 कर दोगे, मतलब जो आपकी ऑर्बिट का प्लेन है और जो आपके इक्वेटर का प्लेन है वो एक ही हो जाएगा, तो उस केस में जो आपकी जियो सिंक्रोनस है वो आपकी क्या कहलाएगी, वो आपकी कहलाएगी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। क्यों? क्योंकि इस केस में ये जो एंगल है, ये जो कोण है, इसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है, इसकी वैल्यू 0 हो चुकी है। मतलब ये जो आपकी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट थी, इसका जो एंगल था उसको आपने क्या कर दिया, इसको आपने 0 कर दिया। सो जो आपका इक्वेटर का प्लेन था यानी आपका जो भूमध्य रेखा का प्लेन था, जो आपकी विषुवत रेखा का प्लेन था, वही प्लेन अब किसका हो गया, वही प्लेन अब आपके ऑर्बिट का भी यानी आपकी कक्षा का भी हो गया। सो इस केस में जो आपकी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है वो आपकी क्या कहलाएगी, वो आपकी कहलाएगी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। सो क्लियर हुआ कि जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी में क्या अंतर है। इसके अलावा इन दो ऑर्बिट में एक अंतर और है। देखिए जियो सिंक्रोनस कक्षा में सैटेलाइट एक ही बिंदु पर या एक ही देशांतर पर दोलन करती हुई दिखाई देती है, जबकि जियो स्टेशनरी कक्षा में सैटेलाइट एक ही बिंदु पर स्थिर दिखाई देती है।
परंतु दोनों ही कक्षाओं में सैटेलाइट पृथ्वी के किसी स्थान के सापेक्ष सदैव समानांतर स्थिति में होते हैं। देखिए क्या मतलब इसका, देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये किसका एग्जांपल है, ये आपके जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट का या जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट का है ना। ये जो आपकी ऑर्बिट है किसका एग्जांपल, ये आपकी कैसी ऑर्बिट है, ये आपकी जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। और इस जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में जो आपका सैटेलाइट घूमेगा वो आपका कहलाएगा जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट। सो हो क्या रहा है, देखिए ये जो आपका सैटेलाइट है ये आपके अर्थ के किसी भी एक पर्टिकुलर सरफेस के रिलेटिव क्या है, फिक्स है। मतलब जैसे जैसे ये पॉइंट मूव कर रहा है वैसे वैसे आपका सैटेलाइट भी साथ साथ मूव करता जा रहा है। सो इसका मतलब है कि अगर किसी इंसान को इस पॉइंट पे बैठा दिया जाए तो उसको जो सैटेलाइट दिखेगी कैसे दिखेगी, उसको सैटेलाइट हमेशा उसके सामने ही दिखेगी, है ना। क्योंकि जैसे जैसे वो पॉइंट मूव कर रहा है, जैसे जैसे आपका ये पॉइंट मूव कर रहा है वैसे वैसे आपका ये सैटेलाइट भी मूव करता जा रहा है ना। कोई भी कंडीशन ले लो, ये जो सैटेलाइट है ये हमेशा आपके इस पॉइंट के सापेक्ष, इसके पॉइंट के समानांतर ही बनी हुई है। और हो क्या रहा है इस केस में, आपके जो जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट इस केस में हो क्या रहा है कि आपकी जो कक्षा कैसी है, ये आपकी झुकी हुई है ना। ये आपके इक्वेटर के सापेक्ष क्या है, किसी कोण पर झुकी हुई है। ये आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ये जो आपकी येलो लाइन से जो बनाई गई ऑर्बिट ये कैसी है, ये किसी ना किसी एंगल पर टिल्ट है ना, ये किसी ना किसी एंगल पर कोण पर झुकी हुई है। सो इस वजह से होगा क्या कि जब ये सैटेलाइट इस पॉइंट पे होगी, जब ये सैटेलाइट इस पॉइंट पे होगी तो इस समय इस इंसान को ये सैटेलाइट थोड़ा ऊपर दिखाई देगी, थोड़ा ऊपर दिखाई देगी, है ना, थोड़ा अब दिखाई देगी। और जब यही सैटेलाइट या जब ये पॉइंट आपका घूम के इधर आएगा तो इस समय इस पोजीशन जो सैटेलाइट होगी वो उस इंसान को थोड़ा नीचे दिखाई देगी, मतलब अब सैटेलाइट थोड़ा उसको डाउन दिखाई देगी। सो इसका मतलब हुआ क्या कि सैटेलाइट कहां पर है, सैटेलाइट आपके एक ही देशांतर पर है, मतलब सैटेलाइट आपके एक ही सिंगल ही उस पर लॉन्गिट्यूड पर है। पर हो क्या रहा है, उसका अप एंड डाउन क्या हो रहा है, उसका अप एंड डाउन ऑसिलेशन यानी उसका अप एंड डाउन दोलन हो रहा है ना। क्योंकि इस समय आपकी सैटेलाइट कहां दिखाई देगी, इस समय जब सैटेलाइट यहां पहुंचेगी तो उसको ऑब्जर्वर को थोड़ा ऊपर दिखाई देगी, अब दिखाई देगी। और जब यही सैटेलाइट घूमकर आपकी इस पोजीशन पे आएगी, जैसे ही सैटेलाइट इधर आई तो इस केस में जो ऑब्जर्वर होगा उसको सैटेलाइट थोड़ा नीचे दिखाई देगी। मतलब एक ही बिंदु पर, एक ही पॉइंट रेखा पर क्या है, आपकी सैटेलाइट आपको ऊपर और नीचे ऑसिलेट करते हुए दिखाई देगी। तो ये है आपका क्या, ये होता है आपका जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट के केस में, जहां पे जो सैटेलाइट है वो आपको ऊपर नीचे यानी एक ही देशांतर रेखा पर ऊपर नीचे आपका उसका दोलन करते हुए दिखाई आपको देगा, है ना। सो बेसिकली कुछ जो आपका 8 होता है कुछ इस तरह से इसका क्या चलता है, आपका दोलन, आपकी सैटेलाइट का दोलन चलता है। क्योंकि कभी वो सैटेलाइट आपको थोड़ा ऊपर दिखाई देगी उसी देशांतर रेखा पे यानी उसी लॉन्गिट्यूड पे, और कभी वो सैटेलाइट आपको थोड़ा यानी जैसे सैटेलाइट यहाँ पहुंचेगी वो आपको थोड़ा नीचे दिखाई देगी, है ना। तो हो क्या रहा है जियोसिंक्रोनस के केस में जो सैटेलाइट है वो क्या हो रहा है, वो आपके एक सिंगल लॉन्गिट्यूड पर आपको ऊपर नीचे क्या हो रही है, उसका ऑसिलेशन आपको होता हुआ दिखाई देगा। ठीक, अब जब यही सैटेलाइट क्या किया, इसी आपने आपका जो जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट था इसको आपने क्या किया, इसको आपने जो एंगल था वो क्या कर दिया, 0 कर दिया। मतलब जो आपकी जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट थी वो अब क्या बन चुकी है, वो बन चुकी है आपकी जियोस्टेशनरी ऑर्बिट, जैसे आपको इस केस में दिखाई दे रहा है। सो इस केस में हो क्या रहा है कि इस केस में जो आपका ऑर्बिट थी वो पहले कैसी थी, जियोसिंक्रोनस केस में हल्की सी झुकी हुई, थोड़ी टिल्टेड थी, है ना, झुकी अवस्था में थी। और इस केस में क्या हो गया, वो जो झुकाव था आपके इक्वेटर के प्लेन के रेस्पेक्ट में वो कैसा हो गया है, वो अब 0 हो चुका है। इसका मतलब जो अब इक्वेटर का प्लेन है वही किसका हो गया है, वही अब आपके ऑर्बिट का प्लेन हो चुका है। सो ये आपके किसका एग्जांपल है, ये आपका जियोस्टेशनरी ऑर्बिट का। अब इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि आपकी मान लीजिए कोई भी आपका सैटेलाइट है जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में, वो आपकी पृथ्वी के यानी आपके अर्थ के किसी भी सर्फेस के रेस्पेक्ट में क्या है, फिक्स, उसके पैरेलल है। तो मतलब जैसे जैसे आपका अर्थ घूमेगा यानी आपकी जैसे जैसे आपकी अर्थ पर वो पॉइंट घूमेगा, ठीक वैसे वैसे उसके पैरेलल क्या होगी, आपकी सैटेलाइट भी घूमेगी। मतलब अगर इस पॉइंट पर किसी इंसान को बैठा दिया जाए, ये जो आपको येलो कलर की जो लाइन दिख रही है, अगर यहां पे किसी इंसान को बैठा दिया जाए तो उसको हमेशा सैटेलाइट
तो उसको हमेशा सैटेलाइट कहाँ दिखाई देगी, उसको हमेशा सैटेलाइट अपने सामने ही दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आपका ये पॉइंट मूव करेगा वैसे वैसे आपकी सैटेलाइट भी मूव कर रही है ना। मतलब ये जो सैटेलाइट है ये हमेशा इस पॉइंट के पैरेलल, इसके समानांतर बनी हुई है। पर इस केस में हो क्या रहा है, इस केस में चलिए इस केस में हो क्या रहा है, इस केस में आपका जो सैटेलाइट है वो क्या है, वो आपकी जो अर्थ की जो पॉइंट है उसके रेस्पेक्ट में क्या कर रही है, उसकी रेस्पेक्ट में पैरेलल घूम रही है। मतलब जो जियो सिंक्रोनस के केस में क्या हो रहा था कि एक पोजीशन पे जब सैटेलाइट ऊपर जाती थी तो जो ऑब्जर्वर था उसको सैटेलाइट थोड़ा ऊपर दिखाई देती थी, और जब वही सैटेलाइट घूमकर नीचे आती थी तो वो जो ऑब्जर्वर था उसको सैटेलाइट थोड़ा नीचे दिखाई देती थी। मतलब जियो सिंक्रोनस के केस में क्या हो रहा था, एक ही पॉइंट पे आपका ऊपर नीचे क्या हो रहा था, ऑसिलेशन हो रहा था। और जो आपका जियो स्टेशनरी, इसमें क्या होगा, इसमें आपका जो ऑसिलेशन है वो आपका खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो सैटेलाइट है अब वो आप किसी भी समय देखोगे तो आपको हमेशा एक ही बिंदु यानी एक ही पॉइंट पर दिखाई देगी। उस पॉइंट पर उस सैटेलाइट को आपका उस पॉइंट पर उस सैटेलाइट का आपको ऑसिलेशन यानी उसका दोलन दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि अब सैटेलाइट कैसे हो चुकी है, अब सैटेलाइट आपके इक्वेटर के प्लेन के समान हो चुकी है। यानी जो आपका भूमध्य रेखा का तल है, जो आपका विषुवत तल है, उसी तल के सापेक्ष अब आपकी ऑर्बिट यानी आपकी कक्षा का तल हो चुका है। सो इस केस में होगा क्या, इस केस में जो आपकी सैटेलाइट है उसका जो दोलन हो रहा था, उसका जो ऑसिलेशन हो रहा था जियो सिंक्रोनस के केस में, वो अब यहां पर होना समाप्त हो जाएगा। देखिए जैसे आपको दिखाता हूं मैं, देखिए इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि जो आपकी जियो सिंक्रोनस का जो कोड था वो क्या हो चुका है, वो अब 0 हो चुका है। मतलब जो आपकी विषुवत रेखा का तल है वही तल अब आपका क्या है, वही तल अब आपकी कक्षा का भी है। सो इस केस में जो आपकी कक्षा वो अब क्या बन चुकी है, वो बन चुकी है आपकी जियो स्टेशनरी। और इस केस में हो क्या रहा है कि इस केस में जो आपका एक ही देशांतर रेखा पे जो आपके सैटेलाइट का ऊपर नीचे दोलन हो रहा था, मतलब वो आपको ऊपर नीचे ऑसिलेट होती हुई दिखाई दे रही थी, वो अब यहाँ पर होना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे सैटेलाइट झुकी हुई यानी टिल्टेड पोजीशन में, सॉरी अब यहाँ पर आपकी जो ऑर्बिट है वो आपकी झुकी हुई यानी आपकी टिल्टेड पोजीशन में नहीं है, क्योंकि उसका जो तल है वही अब आपके इक्वेटर का तल है ना, यानी दोनों का तल एक हो चुका है। इसलिए इस केस में क्या होगा, इस केस में जो आपकी सैटेलाइट है वो हमेशा आपको एक ही बिंदु पर, एक ही लॉन्गिट्यूड पर आपको फिक्स दिखाई देगी। उसमें ऊपर नीचे जो ऑसिलेशन हो रहा था जियो सिंक्रोनस के केस में, वो अब होना आपका इस केस में बंद हो जाएगा। ठीक है, सो समझ में आए इनके बीच में क्या डिफरेंस है, कि जहां जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट विषुवत तल के सापेक्ष किसी कोण पर झुकी होती है, वहीं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट विषुवत तल पर ही स्थित होती है ना। और दूसरा जो आपकी जियो सिंक्रोनस कक्षा है उसमें सैटेलाइट एक ही बिंदु यानी देशांतर पर यानी लॉन्गिट्यूड पर दोलन यानी ऑसिलेट करती हुई दिखाई देती है, जबकि जियो स्टेशनरी कक्षा में सैटेलाइट एक ही बिंदु पर आपको स्थिर दिखाई देती है। ठीक है, परंतु दोनों ही कक्षाओं में सैटेलाइट पृथ्वी के किसी स्थान के सापेक्ष सदैव समानांतर स्थिति में ही होते हैं। ठीक है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ये आपके वही इमेज है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा था, ये आपकी जियो सिंक्रोनस थी। तो यहाँ पे जब सैटेलाइट इधर जा रहा था, जब कोई भी ऑब्जर्वर इस स्थिति में सैटेलाइट को देखता तो थोड़ी कहां दिखाई देती, ऊपर दिखाई देती, और जब इधर देखता सैटेलाइट को, उसी सैटेलाइट को, तो थोड़ा आपको नीचे दिखाई देती। यानी एक ही देशांतर पर क्या हो रहा है, ऊपर और नीचे इसका ऑसिलेशन हो रहा है। वहीं जियो स्टेशनरी केस में क्या है कि जो आपका
कक्षा यानी आपकी जो ऑर्बिट का तल है, प्लेन है, वो ये आपके इक्वेटर का प्लेन है। मतलब इस केस में जो एंगल बना था वो क्या हो गया, वो एंगल आपका 0 हो चुका है। सो जो ऑसिलेशन हो रहा था आपका जियोसिंक्रोनस में, वो अब ऑसिलेशन आपका इसमें नहीं होगा। यहाँ पे किसी भी पोजीशन में, किसी भी समय जब ऑब्जर्वर सैटेलाइट को देखेगा तो उसको सैटेलाइट हमेशा एक ही बिंदु पर क्या दिखाई देगी, एक ही देशांतर पर यानी एक ही लॉन्गिट्यूड पर फिक्स दिखाई देगी। यानी जो ऊपर नीचे ऑसिलेशन होता वो अब होना बंद हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं कि जो आपका हाई अर्थ ऑर्बिट है, या बेसिकली आपकी जो जियोसिंक्रोनस या आपकी जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, इनका आप यूज बेसिकली किस प्रकार के उपग्रह के लिए करते हैं। देखिए, मौसम की निगरानी और संचार के लिए हाई अर्थ ऑर्बिट का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इस कक्षा में उपग्रह एक ही सतह का निरंतर दृश्य प्रदान करता है। क्या मतलब हुआ कि आपके जो भी वेदर सैटेलाइट है या आपके जो भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, वो अधिकतर आपको कहां मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको हाई अर्थ ऑर्बिट में। क्यों? क्योंकि इस कक्षा में क्या हो रहा है, इस हाई अर्थ ऑर्बिट में क्या हो रहा है कि इस हाई ऑर्बिट में जो आपका सैटेलाइट है वो हमेशा आपको आपकी अर्थ का यानी आपकी पृथ्वी की किसी एक ही सतह का क्या कर रहा है, निरंतर दृश्य प्रदान कर रहा है। मतलब जिस भी सतह के सापेक्ष उसको स्थिर किया गया है वो हमेशा उसी सतह को ऑब्जर्व करेगा, वो हमेशा उसी सतह का अवलोकन करेगा। A geostationary orbit is extremely valuable for weather monitoring because satellite in this orbit provide a constant view of the same surface area, है ना। जैसे भी आपको बताया कि जो आपका जियोस्टेशनरी ऑर्बिट था या जो जियोसिंक्रोनस था, इसमें भी आपका जो जियोस्टेशनरी है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका जो सैटेलाइट है वो आपको एक ही बिंदु पर क्या है, हमेशा फिक्स मिलेगा, है ना। उसमें ऊपर नीचे भी ऑसिलेशन नहीं हो रहे थे। सो इस वजह से क्या होगा, इस वजह से वो आपको किसी भी एक सरफेस का क्या है, कांस्टेंट व्यू हमेशा आपको प्रोवाइड करेगी आपकी सैटेलाइट। क्लियर है? इसके अलावा कुछ हाई अर्थ ऑर्बिट उपग्रह सौर गतिविधियों की निगरानी करते हैं और अंतरिक्ष में चुंबकीय तथा विकिरण स्तर को ट्रैक करते हैं। सो कुछ सैटेलाइट ऐसे भी होते हैं आपके हाई अर्थ ऑर्बिट में जो क्या करते हैं, जो आपकी सोलर एक्टिविटीज है उनकी करते हैं, उनको वो ट्रैक करते हैं, उनकी वो निगरानी करते हैं, और जो भी आपके मैग्नेटिक या रेडिएशन लेवल है उसको भी साथ साथ ट्रैक करते हैं। ठीक है। मैनी हाई अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट मॉनिटर सोलर एक्टिविटी। क्लियर हुआ कि जो आपकी हाई अर्थ ऑर्बिट है बेसिकली उसका यूज आप किस प्रकार के सैटेलाइट के लिए करते हैं। सो आपके बेसिकली जो वेदर सैटेलाइट है, आपकी जो मौसम की निगरानी करते हैं, आपके जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं, आपके जो संचार उपग्रह हैं, वो बेसिकली आपके हाई अर्थ ऑर्बिट में आपको लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये लगातार आपकी एक ही सतह का आपको निरंतर दृश्य प्रदान करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट यानी मध्य भू कक्षा। देखिए, एक है आपकी हाई अर्थ ऑर्बिट, ठीक है, जो है लगभग आपकी 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर यानी 36,000 किलोमीटर की हाइट पर आपकी क्या है, हाई अर्थ ऑर्बिट। और एक है आपकी लो अर्थ ऑर्बिट जो है लगभग आपके 1000 किलोमीटर की हाइट पर, है ना, आपकी 1000 किलोमीटर की हाइट पर जो आपकी लगभग क्या है, आपकी निम्न भू कक्षा यानी आपकी लो अर्थ ऑर्बिट। सो इन दोनों के बीच की यानी जो आपकी उच्च भू कक्षा है और आपकी जो निम्न भू कक्षा है, इनके बीच का जो आपका एरिया है वो किसका होगा, वो होगा आपका मीडियम अर्थ ऑर्बिट का। सो इनके बीच में क्या आएगी, इनके बीच में आएगी आपकी मीडियम अर्थ ऑर्बिट। ठीक है। पृथ्वी के वायुमंडल में निम्न भू कक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिट से ऊपर और भू स्थिर कक्षा यानी आपकी जो जियोस्टेशनरी ऑर्बिट है उससे नीचे का क्षेत्र, जो कि लगभग 2000 किलोमीटर से 35,786 किलोमीटर यानी 36,000 किलोमीटर के मध्य की ऊंचाई पर स्थित है, ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट, है ना। मतलब आपके 2000 किलोमीटर से लेके आपके जो 35,786 किलोमीटर है, लगभग इस हाइट के बीच का जो आपके एरिया वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा मीडियम अर्थ ऑर्बिट, इसे बोलते हैं मध्य भू कक्षा। बेसिकली ये जो आप कक्षा है इसका सबसे ज्यादा उपयोग कहां किया जाता है, इसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है आपके
नेविगेशन के लिए। किसके लिए? जो आपके नेविगेशन सैटेलाइट्स होते हैं वो मेनली आपको कहाँ मिलेंगे? वो मिलेंगे आपको मीडियम अर्थ ऑर्बिट में। जैसे कि आपका जो भी आपका जीपीएस, आपका ग्लानोस है, आपका गैलीलियो, ये सब कहाँ है? इन सब के सैटेलाइट कहाँ लगे हुए हैं? इन सभी के सैटेलाइट आपके मध्य भू कक्षा यानी आपके मीडियम अर्थ ऑर्बिट में लगे हुए हैं, है ना। आपका ग्लोनास हुआ जिसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग 19,100 किलोमीटर, है ना। आपका गैलीलियो हुआ ये लगभग 23,222 किलोमीटर की हाइट पर है। तो ये जो जितने उपग्रह हैं आपके जीपीएस वाले लगभग, ये कहां पर स्थित है? ये है आपके मीडियम अर्थ ऑर्बिट में। ठीक, आगे इस कक्षा में सबसे आम ऊंचाई लगभग 20,200 किलोमीटर की है, जिससे 12 घंटों की कक्षीय अवधि बनती है। इस अवधि का प्रयोग जीपीएस के उपग्रहों द्वारा किया जाता है। क्या मतलब हुआ? देखिए, जैसे आपको बताया कि जो आपका लो अर्थ ऑर्बिट है वो आपकी जो हाई अर्थ ऑर्बिट है उसके बीच का क्षेत्र आपका किसका? वो है आपका मीडियम अर्थ ऑर्बिट। सो मीडियम अर्थ ऑर्बिट में भी आपकी एक ऊंचाई है, वो है आपकी 20,200 किलोमीटर की, यानी 20,200 किलोमीटर की। तो जैसे ही आपका सैटेलाइट इस हाइट पर पहुंचता है, तो इस केस में होता क्या है कि इस केस में उसकी जो कक्षीय अवधि वो कितनी बनती है? वो बनती है 12 घंटों की। मतलब जो आपका सैटेलाइट है, जो आपका उपग्रह है, वो 12 घंटे के अंदर आपकी पृथ्वी यानी आपकी अर्थ का एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है। इसका मतलब 24 घंटे के अंदर वो सैटेलाइट 2 बार आपके अर्थ का यानी आपकी पृथ्वी का चक्कर पूरा लगा लेगा। सो उससे होगा क्या कि मध्य भू कक्षा में आपके जो सैटेलाइट होंगे वो क्या करेंगे? वो आपकी अर्थ यानी आपकी पृथ्वी पर किसी भी स्थान पर दिन में 2 बार वहां से गुजरेंगे। दिन में 2 बार वहां से गुजरेंगे। क्यों? क्योंकि 12 घंटे के अंदर क्या कर रहा है? 12 घंटे के अंदर वो आपकी पृथ्वी का एक चक्कर कंप्लीट कर रहा है। सो 24 घंटे के अंदर वो आपकी पृथ्वी के 2 चक्कर कंप्लीट कर लेगा। इसका मतलब आपकी जो पृथ्वी है उस पर किसी भी स्थान से वो दिन में 2 बार होकर गुजरेगा। ठीक है। इसके अलावा जो आपके उत्तर और दक्षिण ध्रुव तक जो आपकी संचार सुविधाएं, आपकी जो कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं, उनको पहुंचाने वाले उपग्रहों को भी कहां लगाया गया? उनको भी मध्य भू कक्षा में ही रखा गया है। इसके बाद हम आते हैं तीसरे प्रकार यानी लो अर्थ ऑर्बिट पर, जो आपकी क्या है? पृथ्वी की सबसे निचली कक्षा है ना। इसे बोलते हैं आप निम्न भू कक्षा। तो ये जो कक्षा ये क्या है? ये जो आपकी ऑर्बिट है ये आपकी पृथ्वी यानी आपकी अर्थ की सतह की क्या है? सबसे नजदीक स्थित है। ये लगभग 160 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर के मध्य की हो सकती है। मतलब पृथ्वी की सतह से यानी आपकी जो अर्थ सरफेस है उससे 160 किलोमीटर की हाइट से लेके जो आपकी 1000 किलोमीटर की हाइट है उसके बीच में आपको क्या मिलेगी? उसके बीच में आपको लो अर्थ ऑर्बिट यानी निम्न भू कक्षा मिलेगी। ठीक है, इसी को बोलते हैं लियो यानी लो अर्थ ऑर्बिट। आगे, पृथ्वी की सतह से इसकी नजदीकी इसको काफी उपयोगी बना देती है ना। जैसे सैटेलाइट इमेजिंग के लिए यह सबसे ज्यादा उपयोग में लाई जाती है, क्योंकि पृथ्वी की सतह के पास होने के कारण इस कक्षा से लिए गए चित्रों का रेजोल्यूशन उच्च गुणवत्ता का होता है। क्या मतलब है उसका? देखिए, जो आपकी लो अर्थ ऑर्बिट है, जो आपकी निम्न भू कक्षा, ये कहां पर है? ये आपकी पृथ्वी की सतह के सबसे नजदीक स्थित है ना। तो जो आपकी सैटेलाइट इमेजिंग होती है, मतलब आप सैटेलाइट के थ्रू जो आप पिक्चर खींचते हो, जो आप इमेजेस लेते हो, उसका जो सबसे अच्छा रेजोल्यूशन मिलेगा वो आपको कहां मिलेगा? वो मिलेगा आपको लो अर्थ ऑर्बिट में यानी निम्न भू कक्षा में। क्यों? क्योंकि ये कक्षा पृथ्वी की सतह के सबसे नजदीक है। सो आपके अर्थ के सरफेस के जितने नजदीक आपका सैटेलाइट होगा, सो आपका जो उस केस में आपका जो इमेज आएगी, आपके जो चित्र होंगे, उसका रेजोल्यूशन भी उतना बेहतर होगा। क्योंकि जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से आप दूर जाते जाओगे तो आपको जो इमेज मिलेगी उनकी क्वालिटी यानी उनका रेजोल्यूशन उतना अच्छा नहीं होगा, है ना। वो जो सैटेलाइट जितने पास होगी आपके अर्थ के सरफेस पे, वो उतना बेहतर आपके अर्थ का पिक्चर ले पाएगी। सो होगा क्या? इस केस में आपकी जो भी इमेजेस होंगी उनका रेजोल्यूशन कैसा होगा? उनका रेजोल्यूशन हाई क्वालिटी का होगा, यानी उनका रेजोल्यूशन उच्च गुणवत्ता का होगा। ठीक, इसके अलावा भूस्थैतिक कक्षा के विपरीत निचली कक्षा में सैटेलाइट को पृथ्वी के चारों ओर सदैव एक ही पथ पर भ्रमण करना आवश्यक नहीं होता। अर्थात सैटेलाइट आवश्यकता अनुसार अलग अलग पथों पर पृथ्वी के चारों ओर भ्रमण कर सकती है।
क्या मतलब हुआ? देखिए देखिए जो आपकी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट थी, जो आपका जियो स्टेशनरी ऑर्बिट था, वो भी मैंने आपको बताया कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में क्या है, आपका एक फिक्स पाथ पे क्या है, आपका सैटेलाइट घूम रहा है, और आपको क्या है, आपका जो पथ है वो भी क्या है, फिक्स है। मतलब जो आपका विषुवत रेखा का तल है वही आपका क्या होगा, वही आपके सैटेलाइट यानी वही आपके ऑर्बिट का भी तल होगा, है ना। जो आपकी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऑर्बिट का तल होगा वही आपके विषुवत रेखा का तल होगा। तो इस केस में क्या हो रहा था जियो स्टेशनरी केस में, कि जियो स्टेशनरी केस में जो सैटेलाइट मूव कर रही थी उसको भ्रमण करने के लिए एक निश्चित पाथ मिल रहा था, मतलब एक ही पाथ पर उसको क्या करना था, एक ही निश्चित पाथ पर उसको क्या करना था, उसको भ्रमण या उसको रोटेट करना था। पर जो आपका लो अर्थ ऑर्बिट है यानी आपकी जो निम्न भू कक्षा, इसमें क्या है, इसमें जरूरी नहीं है कि सैटेलाइट आपके एक ही फिक्स पाथ पर घूमे, मतलब उसका जो पाथ है वो उसके अलग अलग हो सकते हैं, मतलब अलग अलग इंक्लिनेशन पे क्या हो सकता है, अलग अलग इंक्लिनेशन पे आपकी क्या हो सकती है, वो सैटेलाइट रोटेट कर सकती है आपके अर्थ के चारों ओर। जबकि जो जियो सिंक्रोनस था, जियो स्टेशनरी था, उसमें क्या हो रहा था, उसमें आपका एक ही पाथ था, जो क्या था, जो कि आपके इक्वेटर के प्लेन के बराबर था, और उसी पाथ में आपके सैटेलाइट को घूमना है। पर जो आपका लो अर्थ ऑर्बिट पे, उसमें क्या है, उसमें आपकी सैटेलाइट को क्या है, उसमें आपकी सैटेलाइट को जरूरी नहीं है कि वो एक ही पथ पर भ्रमण करे, क्योंकि सैटेलाइट को आवश्यकता अनुसार अलग अलग पथों पर भी पृथ्वी के चारों भ्रमण कराया जा सकता है। मतलब सैटेलाइट को अलग अलग इंक्लिनेशन पर रखा जा सकता है, किसमें, लो अर्थ ऑर्बिट के केस में, जो आपकी जियो स्टेशनरी के केस में नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि उस केस में क्या हो चुका था, उस केस में आपका जो एंगल था, वो झुकाव, वो क्या हो चुका था, वो जीरो हो चुका था। मतलब जो आपके ऑर्बिट का तल था वही आपके इक्वेटर का भी तल था। तो उस केस में जो सैटेलाइट था उसको भ्रमण के लिए केवल एक ही फिक्स पाथ मिला था, ठीक है। पर ये कंडीशन आपकी लो अर्थ ऑर्बिट यानी निम्न भू कक्षा में आपको नहीं मिलेगी। इसमें आपका सैटेलाइट अलग अलग इंक्लिनेशन पर आपको भेजा जा सकता है। इसके अलावा जो आपका अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है, उसके लिए भी निम्न कक्षा यानी आपकी लो अर्थ ऑर्बिट का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि आपके जो अंतरिक्ष यात्री है उनको कम दूरी तय करनी पड़ती है ना। क्योंकि जो आपकी लो अर्थ ऑर्बिट है वो क्या है, वो आपकी पृथ्वी के यानी आपके अर्थ के सबसे नजदीक है। तो इसका मतलब अगर अर्थ के सबसे नजदीक आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होगा, तो उस केस में जो आपके अंतरिक्ष यात्री हैं वो क्या होगा, उनको कम दूरी तय करनी पड़ेगी, ठीक। आगे निचली कक्षा में सैटेलाइट लगभग 90 मिनट के अंदर पृथ्वी का चक्कर लगा लेती है, अर्थात एक दिन में लगभग 16 बार पृथ्वी का चक्कर लगाया जा सकता है। मतलब जो आपकी लो अर्थ ऑर्बिट है उसमें क्या है, उसमें आपकी सैटेलाइट 90 मिनट में क्या कर रही है, पृथ्वी का एक चक्कर कंप्लीट कर रही है। मतलब बोल सकते हैं कि एक दिन में लगभग 24 घंटे में 16 बार पृथ्वी के चारों चक्कर लगा लेती है। देखिए, a low Earth orbit is, as the name suggests, an orbit that is relatively close to Earth's surface. It is normally at an altitude of less than 1000 km, but could be as low as 160 km above Earth, which is low compared to other orbits. ठीक है। Unlike satellites in geostationary that must always orbit along Earth's equator, LEO satellites do not always have to follow a particular path around Earth in the same way. Their plane can be tilted. वही चीज अभी मैंने आपको बताया कि जो जियो स्टेशनरी में क्या हो रहा था, जियो स्टेशनरी में जो आपका सैटेलाइट था वो कैसे कर रहा था, उसको केवल अर्थ का जो इक्वेटर यानी जो आपका इक्वेटर वाला प्लेन है उसके रिलेटिवली क्या करना था, एक फिक्स पाथ में उसको घूमना था। पर जो आपका लियो है इसमें जरूरी नहीं आपका एक पर्टिकुलर पाथ ही हो, इसमें अलग अलग इंक्लिनेशन पे आपकी ऑर्बिट हो सकती है, ठीक। दिस मीन्स देयर आर मोर अवेलेबल रूट्स फॉर सैटेलाइट इन लियो, which is one of the reasons why LEO is a very commonly used orbit. LEO's close proximity to Earth makes it useful for several reasons. It is the orbit most commonly used for satellite imaging, as being near the surface allows it to take images of higher resolution. It is also the orbit used for the International Space Station.
तो ये था आपका लो अर्थ ऑर्बिट। इसके बाद हम देखते हैं आपकी ध्रुवीय कक्षा, यानी आपका जो पोलर ऑर्बिट और आपका सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। ठीक है, ध्रुवीय कक्षा को क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है आपका पोलर ऑर्बिट। तो पोलर ऑर्बिट क्या है, देखिए जो आपकी लो अर्थ ऑर्बिट है, यानी आपकी जो निम्न भू कक्षा है, उसी के अंदर आपका क्या आता है, उसी के अंदर आपकी ध्रुवीय कक्षा यानी आपकी पोलर ऑर्बिट आती है। जैसा भी आपने देखा कि जो आपकी निम्न भू कक्षा, आपकी जो लो अर्थ ऑर्बिट है, उसमें आपकी जो सैटेलाइट है उसको ट्रेवल करने के लिए एक से ज्यादा पाथ उसके पास अवेलेबल हो सकते हैं। मतलब अलग अलग इंक्लिनेशन पे वो क्या कर सकता है, वो आपकी पृथ्वी के चारों ओर रोटेट कर सकता है। सो होता क्या है कि जब एक मिनट, देखिए जैसा भी मैंने आपको बताया कि जो आपकी लो अर्थ ऑर्बिट है, उसमें आपके सैटेलाइट के पास एक से ज्यादा क्या रूट्स अवेलेबल है ना, आपके अर्थ के चारों ओर रोटेट करने के लिए। सो लो अर्थ ऑर्बिट में ही जब आपका सैटेलाइट इस प्रकार से रोटेट करेगा कि वो आपके नॉर्थ टू साउथ पोल क्या करे, रोटेट करे, यानी उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर क्या करे, भ्रमण करे, तो ये जो आपकी कक्षा ये आपकी कहलाएगी पोलर ऑर्बिट, आपकी ध्रुवीय कक्षा। इसको आप क्या बोलोगे, इसको बोलोगे आप ध्रुवीय कक्षा। जैसे इस केस में आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो सैटेलाइट है क्या कर रही है, ये सैटेलाइट आपके नॉर्थ से साउथ पोल क्या कर रही है, आपके पृथ्वी के चारों ओर क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, यानी आपकी पृथ्वी की परिक्रमा लगा रही है। कैसे, उत्तर से दक्षिणी ध्रुव के, है ना। तो ये आपकी क्या कहलाएगी, ये आपकी कहलाएगी पोलर ऑर्बिट। तो पोलर ऑर्बिट का मतलब क्या है, वह कक्षा जिसमें एक कृत्रिम उपग्रह किसी पिंड की प्रत्येक परिक्रमा पर एक पूरे चक्कर में उसके दोनों ध्रुवों के ऊपर या लगभग ऊपर से गुजरता है ना। मतलब जो आपका जो नॉर्थ टू साउथ पोल आपका रोटेशन हो रहा है आपके जो लो अर्थ ऑर्बिट में, तो जब आपका सैटेलाइट इस प्रकार से रोटेशन होता है कि आपके नॉर्थ टू साउथ घूमे, रोटेट करे, तो इस केस में आपकी जो कक्षा बनेगी वो आपकी ये कहलाएगी, वो आपकी कहलाएगी ध्रुवीय कक्षा, यानी उसको आप बोलोगे पोलर ऑर्बिट, है ना, जैसे आपको इस केस में दिखाई दे रहा है। ध्रुवीय कक्षा जो है वो आपकी क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, आपकी निम्न भू कक्षा यानी आपकी लो अर्थ ऑर्बिट का ही क्या है, एक प्रकार है, यानी आपकी लो अर्थ ऑर्बिट का एक टाइप है आपका पोलर ऑर्बिट। ठीक है, जो लगभग 200 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है, मतलब 200 to 1000 किलोमीटर की हाइट पर आपकी ये पोलर ऑर्बिट पाई जाती है। सो पोलर ऑर्बिट क्या होती है आपको समझ में आया। अब हम देखते हैं कि आपकी जो सन सिंक्रोनस कक्षा है, यानी आपका जो सूर्य तुल्यकालिक कक्षा है, एसएसओ, उसका मतलब क्या है। देखिए सन सिंक्रोनस को ही बोला जाता है क्या, इसको बोलते हैं सूर्य तुल्यकालिक कक्षा। जो आपकी सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है वही आपकी सूर्य तुल्यकालिक कक्षा कहलाती है। तो ये जो आपका एसएसओ है, आपका जो सन सिंक्रोनस कक्षा, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली आपकी ध्रुवीय कक्षा का ही एक प्रकार है ना। आपकी ध्रुवीय कक्षा की एक विशेष कंडीशन है जिसको आप क्या बोलते हो, जिसको आप बोलते हो सन सिंक्रोनस यानी सूर्य तुल्यकालिक कक्षा। इसमें होता क्या है कि अगर आपकी जो ध्रुवीय कक्षा है, अगर आपने ध्रुवीय कक्षा में जो आपकी सैटेलाइट है जो रोटेट कर रही है नॉर्थ टू साउथ पोल, अगर आपने उसको सूर्य के सापेक्ष यानी सन के रिलेटिव क्या कर दिया, आपने सिंक्रोनाइज कर दिया, तो वो जो आपकी कक्षा कहलाई वो आपकी कहलाएगी सन सिंक्रोनस कक्षा। उसको आप क्या बोलोगे, उसको बोलोगे आप सूर्य तुल्यकालिक कक्षा। मतलब एक ऐसी कक्षा हुई कि ध्रुवीय कक्षा का ये क्या है, ध्रुवीय कक्षा का एक विशेष प्रकार है इस कक्षा में सैटेलाइट सूर्य के तुल्यकालिक होती है, मतलब सूर्य के रेस्पेक्ट में इसको सैटेलाइट को सिंक्रोनाइज कर दिया जाता है। सो जैसी सैटेलाइट आपकी सूर्य के रेस्पेक्ट में सिंक्रोनाइज होती है तो वो आपकी कहलाने लगती है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट यानी सन सिंक्रोनस कक्षा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, सूर्य के तुल्यकालिक होने का मतलब कि आपने जो सैटेलाइट को सूर्य के रिलेटिव क्या किया गया है, सिंक्रोनस किया गया है, सिंक्रोनाइज किया गया है,
तो उसमें होगा क्या कि जो आपकी सैटेलाइट है वो हमेशा सूर्य के सापेक्ष एक नियत यानी एक निश्चित स्थिति में ही बनी रहेगी। मतलब जैसे ही आपने अपनी पोलर ऑर्बिट में, आपने अपनी ध्रुवीय कक्षा में सैटेलाइट को सूर्य के सापेक्ष क्या किया, सिंक्रोनाइज किया। तो जैसे ही आपकी सैटेलाइट सूर्य के सापेक्ष सिंक्रोनाइज हुई, तो उसके बाद जो आपकी सैटेलाइट होगी वो हमेशा सूर्य के सापेक्ष एक निश्चित या नियत स्थिति में आपकी बनी रहेगी। और ये कक्षा आपकी क्या कहलाएगी, ये कक्षा आपकी कहलाएगी सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, सन सिंक्रोनस कक्षा या सूर्य तुल्यकालिक कक्षा। सो अगर आपकी जो सैटेलाइट है वो सूर्य के सापेक्ष क्या कर दी गई, अगर वो सूर्य के सापेक्ष सिंक्रोनाइज कर दी गई है, मतलब सूर्य के सापेक्ष हमेशा एक निश्चित स्थिति में रहेगी, तो इस केस में होगा क्या कि जो आपकी सैटेलाइट है वो आपकी पृथ्वी पर किसी भी सतह से हमेशा एक निश्चित लोकल टाइम पर ही गुजरेगी। जैसे मान लीजिए कि दोपहर में 12 बजे अगर सैटेलाइट पेरिस से गुजर रही है कोई सैटेलाइट, तो वो अगले दिन भी दोपहर के 12 बजे ही पेरिस से गुजरेगी। मतलब किसी भी सर्विस से हमेशा एक निश्चित लोकल टाइम पे वो सैटेलाइट गुजरेगी, है ना। ये किसमें होगा, ये होगा आपके सन सिंक्रोनस कक्षा में, आपके सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में। इस कक्षा में सैटेलाइट हमेशा एक स्थान को एक निश्चित स्थानीय समय पर विजिट करेगा, अर्थात सैटेलाइट सदैव किसी स्थान का दिन में एक निश्चित समय पर ही अवलोकन करेगा। जैसा भी मैंने आपको बताया कि मान लीजिए वो सैटेलाइट दोपहर के 2 बजे कहां से गुजर रही है, भारत से गुजर रही है, तो अगले दिन ही दोपहर के 2 बजे भारत से गुजरेगी। ठीक, देखिए sun synchronous orbit is a particular kind of polar orbit. Satellites in SSO traveling over the polar region are synchronous with the sun. This means they are synchronized to always be in the same fixed position relative to the sun. This means that the satellite always visits the same spot at the same local time. For example, passing the city of Paris every day at noon exactly. क्लियर हुआ? सो ये आपका क्या है, ये है आपका सन सिंक्रोनस सैटेलाइट। आगे ये जो आपकी सन सिंक्रोनस सैटेलाइट है, इसका आप साइंटिफिक पर्पज से इसका आप यूज कर सकते हो ना, वहां पे आपको ये काफी एडवांटेज दे सकती है। जैसे आपको पता है कि जो आपकी सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है, यानी आपकी जो सूर्य तुल्यकालिक कक्षा है, उसमें जो भी सैटेलाइट होगी वो क्या कर रही है, वो आपकी पृथ्वी की सतह से वो आपकी पृथ्वी की किसी भी सतह पर हमेशा एक निश्चित लोकल टाइम से ही गुजरेगी। जैसे मान लीजिए आज दिन के 2 बजे वो भारत से गुजरती है, तो अगले दिन भी 2 बजे भारत से गुजरेगी। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे हमको इस चीज में फायदा मिल सकता है कि ओवर द पीरियड, एक लंबे समय में किस स्थान पर क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं, उसको आप सन सिंक्रोनस सैटेलाइट के माध्यम से जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो सैटेलाइट क्या कर रही है, वो सैटेलाइट हर दिन एक निश्चित समय पर ही उस स्थान से गुजर रही है। तो समय के साथ उस स्थान में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं, उस स्थान के वातावरण या वायुमंडल में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं, उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो। किसकी हेल्प से? सन सिंक्रोनस ऑर्बिट की हेल्प से। देखिए, scientists and those who use the satellite images can compare how somewhere changes over time, है ना। मतलब जो आपके वैज्ञानिक है वो देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि समय के साथ आपकी किसी भी सर्विस में क्या क्या चेंजेस, क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं। एक चीज और, जो आपकी सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है, यानी आपका जो सूर्य तुल्यकालिक कक्षा है, इसमें नॉर्मली जो आपकी सैटेलाइट होती है वो आपकी डॉन और डस्ट पोजीशन में होती है। किस पोजीशन में होती है? वो होती है आपकी डॉन और डस्ट पोजीशन में। इसका क्या मतलब है? देखिए, जो आपको पता है कि आपकी पृथ्वी क्या कर रही है, अपने एक्सेस पर घूम रही है, रोटेट कर रही है। सो इसका मतलब है कि पृथ्वी पर एक जगह क्या हुआ, एक जगह दिन होगा, एक जगह रात होगी। सो जो आपकी डॉन और डस्ट वाली कंडीशन, इसमें होता क्या है कि जो आपकी सैटेलाइट है वो हमेशा आपका जो आपकी पृथ्वी पर जो शेडो वाला एरिया, मतलब जो रात वाला एरिया है, उसके पीछे पीछे चलती है। मतलब जो सैटेलाइट है आपका, वो कभी भी आपके अंधेरे वाले भाग में प्रवेश नहीं करेगी। वो हमेशा आपके जो शेडो वाला एरिया है उससे पीछे पीछे रहेगी, कभी भी आपके अंधेरे वाले भाग यानी आपके शेडो वाले भाग में प्रवेश नहीं करेगी। सो इसका मतलब है जो सैटेलाइट होगी वो हमेशा क्या होगी, उस पर हमेशा किसी ना किसी मात्रा में सूर्य की रोशनी पड़ेगी। इसका मतलब वो जो सैटेलाइट होगी, उसके जो सोलर पैनल्स होंगे, वो हमेशा आपके सूर्य की रोशनी में बने रहेंगे, जिस वजह से उस सैटेलाइट को अपनी बैटरीज का बहुत ज्यादा यूज
नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सैटेलाइट कभी भी आपके अंधेरे वाले भाग में प्रवेश नहीं कर रही है। तो अगर अंधेरे वाले भाग में प्रवेश नहीं कर रही है, इसका मतलब उसको अपनी बैटरीज का उतना उपयोग नहीं करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि उसके जो सोलर पैनल है वो हमेशा आपकी किसी ना किसी मात्रा में सूर्य की रोशनी में रहेंगे। क्योंकि जैसे जैसे जो आपकी शेडो बढ़ती है, सैटेलाइट हमेशा उसके आपको पीछे पीछे मिलेगी, मतलब कभी भी वो आपकी शेडो के अंदर एंटर नहीं करेगी, वो हमेशा शेडो की क्या रहेगी, पीछे ही रहेगी, मतलब किसी ना किसी मात्रा में उसके ऊपर सूर्य की रोशनी पड़ेगी। ठीक, तो ये था आपका सन सिंक्रोनस सैटेलाइट। अब हम देख लेते हैं कि जो आपके उपग्रह हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। देखिए, स्थिति के आधार पर जैसा भी मैंने आपको समझाया, एक आपका हो गया सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह यानी सन सिंक्रोनस सैटेलाइट, जो भी मैंने आपको समझाया। ऐसे ही आपका भू स्थिर उपग्रह यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, और तीसरा हो गया आपका भू समकालिक उपग्रह यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। ये तीनों सैटेलाइट क्या है ये मैं आपको अभी डिटेल में बता चुका हूं। इसके अलावा कार्य यानी वर्किंग के आधार पर भी आप सैटेलाइट को अनेक प्रकारों में बांट सकते हो। जैसे एक हो गया आपका संचार उपग्रह यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट, दूसरा हो गया आपका वैज्ञानिक उपग्रह यानी साइंटिफिक सैटेलाइट, तीसरा हो गया आपका मौसमी उपग्रह यानी वेदर सैटेलाइट, उसके बाद आ गया आपका दूर संवेदी उपग्रह यानी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, फिर आ गया आपका मैरीसेट उपग्रह यानी आपके मरीन सैटेलाइट, और लास्ट आ गया आपका नौवन उपग्रह यानी नेविगेशन सैटेलाइट। सो इनको एक बार देख लेते हैं कि जो आपके संचार उपग्रह हैं, आपकी जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, बेसिकली ये कम्युनिकेशन के लिए जो भी आप सैटेलाइट यूज में लाते हो वो सब आपके क्या कहलाते हैं, वो सब आपके संचार उपग्रह कहलाते हैं, है ना। और ये नॉर्मली आपको कहाँ लगाए जाते हैं, ये नॉर्मली आपकी हाई अर्थ ऑर्बिट यानी आपके जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में आपके लगाए जाते हैं। इसके बाद है आपके वैज्ञानिक उपग्रह यानी आपके साइंटिफिक सैटेलाइट। सो वैज्ञानिक उपग्रहों को खोजों और शोध कार्यों में इस्तेमाल में लाया जाता है। इनकी मदद से चुंबकीय क्षेत्र, अंतरिक्ष विकिरण, पृथ्वी और उसके वायुमंडल, सूर्य अथवा अन्य सितारों, ग्रहों और उनके चंद्रमाओं एवं अन्य खगोलीय पिंडों से संबंधित घटनाओं पर डेटा प्राप्त किया जा सकता है। क्या मतलब हुआ कि आप जो भी आपके रिसर्च वगैरह के वैज्ञानिक शोध वगैरह के जो कार्य होते हैं उनके लिए आप किसको भेजते हो, उनके लिए आप साइंटिफिक सैटेलाइट यानी वैज्ञानिक उपग्रह भेजते हो। और ये नॉर्मली आपको लो अर्थ ऑर्बिट यानी आपकी निम्न कक्षा में आपको मिलेंगे, है ना, जिनके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, जिनके माध्यम से आप जो आपके पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र यानी आपका जो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, आपका जो सोलर रेडिएशन हो गया, अंतरिक्ष विकिरण हो गए, है ना, आपके जो भी प्लैनेट्स हो गए, जो भी इसके चंद्रमा हो गए, इन सभी से संबंधित जो भी आपकी घटना है, जो भी इवेंट है, उनके बारे में आप डेटा इन सैटेलाइट के द्वारा प्राप्त कर सकते हो। जैसे नासा का क्या है, नासा का एक साइंटिफिक सैटेलाइट है पार्कर सोलर प्रोब, और इसरो का है आदित्य L1, जो क्या कर रहा है, जो सूर्य के अध्ययन से संबंधित है। क्लियर है। उसके बाद आ गया आपका मौसमी उपग्रह यानी वेदर सैटेलाइट। सो मौसम संबंधी सूचनाओं के लिए आप जिस सैटेलाइट को भेज रहे हो वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा वेदर सैटेलाइट। वेदर सैटेलाइट भी नॉर्मली आपके हाई ऑर्बिट में आपके स्थिर किए जाते हैं। उसके बाद आ गया आपका दूर संवेदी यानी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। सो जो रिमोट सेंसिंग है वो हमको डिटेल में पढ़ना है। रिमोट सेंसिंग के बारे में आपको अपने अगले वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। अभी केवल इतना देख लेते हैं कि रिमोट सेंसिंग के लिए आप जिन सैटेलाइट का प्रयोग करते हो वो बेसिकली आपके क्या कहलाते हैं, वो आपके कहलाते हैं दूर संवेदी उपग्रह यानी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, है ना। मतलब रिमोट सेंसिंग का मतलब क्या हुआ, रिमोट सेंसिंग का मतलब है बिना किसी भौतिक संपर्क के या फिर बिना उस साइट पर जाए वहां से संबंधित किसी वस्तु या घटना के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना। यानी दूर से आप किसी चीज को टच किए बगैर उसके बारे में क्या किया, आपने दूर से किसी चीज को टच किए बिना ही क्या किया, आपने उसके बारे में जानकारी ले ली। सो वो आपकी क्या कहलाती है, वो आपकी कहलाती है दूर संवेदी उपग्रह। इसी को आप क्या बोलते हो। और इस दूर संवेदन के लिए आप जो सैटेलाइट का प्रयोग करते हो आपके क्या कहलाते हैं, वो आपके कहलाते हैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। ठीक। उसके बाद है आपका मैरीसेट यानी आपका मरीन सैटेलाइट। सो जो आपके समुद्री जलयान है उनमें जो नाविकों को संकट की प्रत्येक घड़ी में रेडियो संकेतों द्वारा दिशा ज्ञान और निर्देश जो दिए जाते हैं वो बेसिकली आपके मैरीसेट यानी आपके मरीन सैटेलाइट के द्वारा दिए जाते हैं, है ना। ये आपके कहलाते हैं मरीन सैटेलाइट। इस प्रकार के उपग्रहों से वे दूसरे जलयानों के नाविकों एवं अपने मुख्यालय से भी संपर्क
कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई आपका पानी का जहाज जा रहा है, मान लो कोई तूफान आ जाए, समुद्र में कुछ भी इमरजेंसी हो जाए, सो इस केस में क्या है, आपके जो मैरीसेट उपग्रह हैं, आपके जो मरीन सैटेलाइट्स हैं, उनके द्वारा क्या कर सकते हैं, उनके द्वारा जो आपके जलयान के जो भी नाविक वगैरह हैं, वो दूसरे जलयानों के नाविकों से क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट यानी संपर्क स्थापित कर सकते हैं, और साथ ही अपने मुख्यालय से भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद आ गया आपका नौवन उपग्रह यानी आपके नेविगेशन सैटेलाइट। ये क्या होते हैं? नौवन उपग्रह क्या होता है? नेविगेशन सैटेलाइट वे सैटेलाइट जो रोज जरूरत पड़ने वाली जानकारियों जैसे कि लाइव ट्रैफिक, डिस्टेंस मेजरमेंट, लाइव लोकेशन आदि उपलब्ध करवाकर हमारे जीवन को आसान बनाते हैं। यानी बेसिकली जो आप जीपीएस जो भी यूज कर रहे हो, आप अपने मोबाइल पे जो भी जीपीएस सेवा यूज कर रहे हो, वो सब क्या है, वो सब आपके नेविगेशन सैटेलाइट की वजह से ही हो पा रही है ना। ये आमतौर पर बहुत सारे सैटेलाइटों का एक समूह होता है जो कि क्षेत्रीय या वैश्विक स्तर पर नौवन संबंधित जानकारी मुहैया करवाता है। जैसे कि जीपीएस की बात करें तो ये अमेरिका द्वारा संचालित एक वैश्विक नौवन उपग्रह है, ठीक है। तो जो भी जीपीएस आपकी प्रणाली है उसमें आप जो भी सैटेलाइट को यूज कर रहे हो वो सब आपके क्या कहलाते हैं, वो सब आपके नेविगेशन सैटेलाइट कहलाते हैं, ठीक है। हम जिस गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं वो भी क्या है, वो भी आपके जीपीएस पर ही आधारित है। क्लियर है? सो ये आपका उपग्रह और सैटेलाइट का कंप्लीट वीडियो था जहां मैंने आपको सारी चीजों के बारे में डिटेल से बताया, और आशा करता हूं कि आपको ये समझ में भी आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग जल्द ही मिलेंगे। थैंक यू।